अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 10 और आखिरी लेक्चर है जिसमें हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये इतना जो सब कुछ लिखा हुआ है इससे परेशान मत हो, ये आसान अल्फाज में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप मुख्तसर इस चीज़ को समझें तो बेसिकली ये है कि सॉल्यूशंस की 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनको कलेक्टिवली कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो कॉलिगेटिव मीन्स बेसिकली कलेक्टिव। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ वेपर प्रेशर लोअरिंग, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इनको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। अच्छा, तो नॉन वॉलेटाइल अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशंस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, सॉरी 2 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि सॉल्यूट जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए व्हेन एवर इट विल गो इनटू द सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। इसी तरीके से नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड्स, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट या आयनाइज नहीं होते। नॉन आयनाइजेबल सब्सटेंस कंपाउंड्स कहा जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें जो कंपाउंड है वो डिसोसिएट या आयनाइज नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे कि टेबल शुगर, सक्रोज वगैरह एंड सो ऑन। अच्छा जी, तो हम बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इन नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी करने जा रहे हैं। नॉन वॉलेटाइल का मतलब यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी ग्लूकोज जैसे पानी में डिजॉल्व है, और क्योंकि नॉन वॉलेटाइल भी है तो उसे कहा जाएगा नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर लोअरिंग, यानी आपका वेपर प्रेशर जो है वो ओरिजिनल वेपर प्रेशर से कम हो जाए। ऐसा क्यों होता है? तो नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इज ऑलवेज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। कि जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होगा। ऐसा क्यों होता है? ये दिस इज़ बिकॉज कि सबसे पहले तो वेपर प्रेशर होता क्या है? वेपर प्रेशर ये होता है कि जो जब हम इसको हीट करें सॉल्यूशन को तो हमारे जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होंगे सॉल्यूशंस। सो ये इसका जो इन वेपर्स का जो प्रेशर होगा उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। सो जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है तो वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। सो डेफिनेटली जो वेपर प्रेशर हमारे प्योर सॉल्वेंट का है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम कोई चीज़ उसमें डाल देंगे तो अब सॉल्वेंट उस तरीके से वॉलेटाइल नहीं हो पाता ईजिली, जिस तरीके से पहले इंडिविजुअल प्योर स्टेट में वो वॉलेटाइल स्टेट में के फॉर्म में आ जाता था आसानी के साथ। लिहाजा वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है हमेशा से। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। सो बेसिकली जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जो ओरिजिनल प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो पी नॉट सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, कि सॉल्वेंट से कितने मोल फ्रैक्शन से मौजूद हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। So vapor pressure of the solution can be calculated as mole fraction of the solvent multiplied by the vapor pressure of the pure solvent। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक जहाँ हनी वेपर प्रेशर इन दी फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ बीन चेंज नाउ। इस एक्सप्रेशन को, इस रिलेशन को कहा जाता है रूल्स लॉ। क्या कहा जाता है? रूल्स लॉ। ये बात मैं दोबारा समझा दूँ, इसमें हमेशा थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि देखें सॉल्यूशन था, उसके अंदर सॉल्वेंट मौजूद है, सॉल्यूट मौजूद है, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्यूट है वो होता है पी नॉट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है पी नॉट। ठीक है। अब इसके कितने रेशियो, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है जब सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जब हमने इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया तो उसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है
तो मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करा देंगे उस एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से, तो हमारे पास ये अब जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का निकलेगा ये सॉल्यूशन में निकलेगा कि सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्यूशन के ऊपर अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या लग रहा है, और वो डेफिनेटली कम होगा। इस रिलेशन को रूल्स लॉ कहा जाता है, ठीक। और दिस इज़ द आइडियल सॉल्यूशंस, वो तमाम सॉल्यूशंस जो कि रूल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको आइडियल सॉल्यूशंस कहा जाता है, ठीक है जनाब। सो डेफिनेटली सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूट भी मौजूद है, लिहाजा इसलिए मोल फ्रैक्शन तो 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 होता है। सो पी सॉल्वेंट इज ऑलवेज लेस देन पी नॉट सॉल्वेंट, कि डेफिनेटली अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो पी नॉट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी उसको मल्टीप्लाई कराएंगे फ्रैक्शनल वैल्यू से, यानी कि जो कि लेस देन 1 है, तो पी सॉल्वेंट भी कम निकलेगा, तो हमेशा पी सॉल्वेंट पी नॉट सॉल्वेंट से कम ही निकलेगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये रूल्स लॉ गिव्स अ गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ओनली एंड इट बिकम्स एग्जैक्ट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब कह रहे हैं कि ये एक लिमिटेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है कि फॉर अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन रूल्स लॉ जो है वो फिक्स होता है, ओबे हो रहा होता है तमाम सॉल्यूशंस में। दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। सबसे पहले तो हम ये सीखें कि भाई बॉइलिंग पॉइंट होता क्या। अभी हमने डिस्कस किया कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट, जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो है वो इंक्रीज़ हो गया है ना, यानी इंक्रीज होने से मुराद क्या है कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो कम हो गया टू द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट से, यानी जिस टेम्परेचर पे पहले बॉयल हो रहा था अब उस टेम्परेचर पे बॉयल नहीं हो रहा, बल्कि और ज़्यादा टेम्परेचर, पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था, अब सपोज 110 या 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल हो रहा है। इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपरेशन, सो इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्यूट टू सॉल्यूट, ये बात इसमें लिखी हुई है। इसको डिफाइन करने के लिए फेज डायग्राम दिखाई गई है कि किस तरीके से ये, अगर हम खाली इंडिविजुअल प्योर सॉल्वेंट्स की बात करें तो उसकी फेज डायग्राम ये है, ठीक है, जो कि सॉलिड लाइन से डिफाइन की गई है। लेकिन उसके बाद अगर सॉल्यूशन की बात करें तो उसकी फेज डायग्राम में चेंजेस आ गई, उसका आपका जो है वो है डॉटेड लाइन से वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज़ द चेंज इन द फेज डायग्राम। ये फेज डायग्राम बेसिकली हमें ये डिफाइन कर रही है कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द चेंज इन द टेम्परेचर, यानी बॉइलिंग पॉइंट, पहले बॉयल यहाँ इस टेम्परेचर पे हो रहा था, अब बॉइलिंग पॉइंट इस टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है ना, तो अब बॉयल इस टेम्परेचर पे हो रहा है, तो बॉयल में एलिवेशन आ गई, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ गई। ऐसे ही अब तो जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट में देखें, यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट ये कम हो गया, टेम्परेचर कम हो रहा है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, ये बात हम आगे देखेंगे। ये देखें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में क्या है, मतलब कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर फ्रीज़ हो जाता था अब वो कम टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज़ हो रहा हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इसकी ज़्यादा डिटेल में हमने ना जाना है ना कुछ करना है, बस हमने इस प्रॉपर्टी को सीखना है, ये बात इसमें डिफाइन की गई है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पहली बात तो ये इसको डायग्राम से समझ लिए, ये बात यहाँ लिखी हुई है कि दो कंपार्टमेंट हैं और दो कंपार्टमेंट में एक में प्योर सॉल्वेंट है एक में सॉल्यूशन है, यानी सपोज कर लें ये NaCl का सॉल्यूशन बना हुआ है पानी में और ये खाली पानी है, ठीक है। पानी जो है वो और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब ये मूवमेंट हो रही है तो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम the compartment of the high concentration to the low concentration in order to avoid the movement of the solution is called the osmotic pressure। देखिए ये osmotic pressure है, the pressure applied needed to prevent the volume increase, कि increase ना हो, यानी कि the pressure exerting by the high concentration compartment to the low concentration compartment in order to move the solvent molecules towards the high concentration compartment, ठीक है, ताकि वॉल्यूम दोनों का सेम रहे। दिस इज कॉल्ड द
ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जनाब। और इसके अगेंस्ट जो वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेशर पे लगा रहा होता है ताकि वो यहाँ जाए, वो कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर। ठीक है, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ये ऑस्मोटिक। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है ऑस्मोसिस प्रोसेस के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन के अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो मूवमेंट ऑफ वाटर है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। एंड दिस इज प्रोसेस इज अ वेरी हाई सिग्निफिकेंस इन द डिफरेंट फिजिकल साइंसेस, इन द डिफरेंट बायोलॉजिकल साइंसेस एज वेल। जैसे कि हमारे पूरा जो बॉडी का निज़ाम है वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो इंटरनल हमारा इन्वायरमेंट होता है जिसमें शुमार होता है कि व्हाट इज़ द pH ऑफ द बॉडी, व्हाट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इन द बॉडी। दिस ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड द इंटरनल इन्वायरमेंट। So इसमें osmotic pressure is one of the significant value, has one of the significance value on in the biological sciences in order to balance the electroneutrality of ions के intercellular fluids में भाई कौन सा आयन ज़्यादा होता है कि और extracellular fluid में कौन सा आयन ज़्यादा होता है। अगर वो concentration balance ना हो तो मुख्तलिफ बीमारियाँ कॉज होती हैं। तो वहाँ पे ऑस्मोसिस का फेनोमेना ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस के हामिल हैं। तो इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है, इसी के साथ इसकी पॉलीमर साइंसेस में भी बहुत सिग्निफिकेंस है। जिस तरह से हम आजकल आपने देखा कि हर जगह आरओ प्लांट लगे हैं, तो आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोटिक रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स बेसिकली लगी हुई होती हैं जो कि पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है फ़िल्टर कर रही होती हैं। तो ये फिज़िकल साइंसेस के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। This is all about the lecture number 10, and this is also the all about regarding the course curriculum जो आपको दिया गया है। दिस इज़ एंड ऑफ द कोर्स। इंशाल्लाह अब आप इसको पढ़िए, सीखिए अच्छे तरीके से, और हम एक दो क्लास जो है वो डिस्कशन प्लेटफॉर्म रखेंगे जिसमें हम जस्ट डिस्कस करेंगे, कोई सवाल और जवाबात करेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हम उसको दोबारा से देख लेंगे। सो आपका जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स वाइंड अप हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अगर कोई और बात ऐसी नहीं है तो फिर हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे और फिर पेपर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पेपर का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, ये तमाम चीज़ें, पेपर किस मोड ऑफ पेपर कंडक्टिंग क्या होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन आपका पैनल होगा, डिस्कशन आपका सेशन होगा, उसमें हम ये डिफ़ाइन कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि हम पेपर किस तरीके से लेंगे, पेपर फॉर्मेट क्या होगा। पेपर किस तरीके से लेंगे ये बेसिकली डिपेंड करेगा नोटिस के ऊपर कि नोटिस क्या आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद फिर पेपर का मोड ऑफ पेपर कंडक्टिंग जो है वो डिसाइड होगा, और बाकी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। आप भी अपने सब चीज़ें कंपाइल कर लें ताकि एक आखिरी जो डिस्कशन सेशन है उसमें तमाम चीज़ें कवर की जा सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।